नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उससे हम लोगों ने हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बनाना शुरू किए थे उनके बुक की। और उसी क्रम में आज हम लोग आदिकाल से स्टार्ट करेंगे। एक बार हम आप लोगों को रिकैप या कहे तो आप लोगों को पुनरावृत्ति कराना चाहेंगे कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं पिछले 2 क्लास में। तो उसमें हम लोग सबसे एक पहले क्लास था जिसमें हम लोग उसके बारे में बुक के बारे में बात किए थे और उसमें कंटेंट के बारे में कुछ बात किए थे। सेकेंड जो क्लास थी उसमें हमने इसके कंटेंट के बारे में बात की कि हम लोग को किस किस टॉपिक को पढ़ना है और कैसे कैसे और प्रकरण कैसे बटा हुआ है, इन सारी चीज़ों पे बात किए। और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रकरण फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग आदिकाल को ही शुरुआत करेंगे, आदिकाल से, और रेगुलर हम लोग परीक्षा तक इसको पूरा कवर कर लेंगे इस पुस्तक को। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखा जाए कि आदिकाल में प्रकरण फर्स्ट में क्या है। आज की क्लास में हम लोग प्रकरण फर्स्ट को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रकरण 2 पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आदिकाल के प्रकरण फर्स्ट को चलिए एक बार हम आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। हमने ये चर्चा भी किया था पिछली क्लास में कि आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा गया है। और वो प्रकरण कौन कौन से थे। तो पहला सामान्य परिचय, जो कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्रकरण पहला जो है सामान्य परिचय। जो दूसरा प्रकरण है उसका नाम था अपभ्रंश काव्य, तीसरा था देश भाषा काव्य, और जो 4 नंबर पे था प्रकरण उसका नाम था फुटकल रचनाएं। ठीक है, हमने इस पर चर्चा भी किया था। और क्यों इन प्रकरण का नाम बार बार ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रकरण दोस्तों पूछ भी देता है कि जैसे पूछ देगा कि आदिकाल के किस प्रकरण का नाम देश भाषा काव्य है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा, प्रकरण 1, 2, 3, 4। तो वहाँ हम लोग को लगाना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन बनना बहुत लाजमी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न भी यूजीसी ने या अन्य एग्जाम में भी जो आ रहे हैं उसमें बिल्कुल बदल गए हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ हम उन महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रकरण 1 में दोस्तों आदिकाल के आरंभ, उसकी समय या अवधि और उसके 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया गया है इस प्रकरण में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकृति भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। प्रकृति की भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। प्रथम अवस्था को पाली कहते हैं, उसके बाद जो उसकी दूसरी अवस्था होती है उसको प्रकृति कहते हैं, और जो तीसरी या अंतिम अवस्था होती है उसको अपभ्रंश कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, पाली, प्रकृति और अपभ्रंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार, मतलब शुक्ल जी बुक लिखे हैं तो उन्हीं के अनुसार सब कुछ होगा इस किताब में, ये तो जाना बात है। तो प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, चाहे उद्भव माना जाता है, कि प्रकृति की अंतिम अवस्था है, वहीं से हिंदी साहित्य का शुरुआत हो रहा है या आविर्भाव माना जाता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, जैसे उस समय जो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था थी, गाथा कहने से प्रकृति का जो बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट रहे प्रकरण फर्स्ट में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और सारी चीज़ें कि प्रकरण फर्स्ट में और क्या क्या महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए, देखिए यहाँ पे प्रकृति भाष हिंदी, इन्होंने अपभ्रंश के लिए प्रकृति भाष हिंदी, प्रकृति की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि प्रकृति भाष हिंदी का प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन आपका दे सकता है शुक्ल जी, द्विवेदी जी या और 3-4 साहित्यकारों या लेखकों के नाम। तो वहाँ पे ये किसकी है, तो शुक्ल जी की है। तो क्या है कि आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्रकृति भाष हिंदी, प्रकृति भाष हिंदी, प्रकृति की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति रही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पंक्ति। अगला पंक्ति है कि अपभ्रंश या प्रकृति भाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्ध हो, जिनको सिद्ध कहते हैं दोस्तों, सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश या प्रकृति भाष हिंदी पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों या सिद्धों की सांप्रदायिक
रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। ठीक है, अतः हिंदी का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्ति है हम लोग देखेंगे कि एक चीज़ पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि जैसे ये दिया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। अगर यही बस इतना लिख के आपका क्वेश्चन बना देगा कि महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक, दूसरा ऑप्शन रहेगा कुछ आगे तक, या दूसरे यहाँ पे भोज ना नाम लिख के कुछ और दे देगा, हमीर देव की जगह कुछ और दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा और पूछ देगा कि कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो हम लोग को ये चीज़ें छांटना पड़ेगा। तो जो सही है यहाँ पे देख रहे हैं आप कि महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे इन चीज़ों को याद रखना होगा, और याद रखने से अच्छा है बार बार आप लोग इस वीडियो को देख लें, या सबसे बढ़िया है कि इसको नोट कर लें। आप लोग कहेंगे तो इसकी PDF भी आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को अगर PDF भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना के उस पर आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो भी क्लासेज हो रही है, तो आप लोगों को जैसे भी ये वीडियो लगेगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को नियंत्रित रूप से आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्लास पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है प्रकरण फर्स्ट में, कि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, और संवत 770 में भोज पूर्व पुरुष राजा के मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि जनश्रुति है कि इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, और 770 संवत 770 में भोज पूर्व पुरुष राजा के मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज की जो पुस्तक है पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो शिव सिंह सरोज की पुस्तक है उसमें इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे है कि प्रायः लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है। प्रायः जो लोक में प्रचलित जो बोलचाल की भाषा है और जो साहित्य की भाषा है उसमें हमेशा से अंतर रहा है। अपभ्रंश की उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती हैं, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। ठीक है, शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है कि कवियों ने काव्य की परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्रकृति के पुराने शब्द तो लिए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, विभक्ति या कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई 100 वर्ष पुराने रखे हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। ठीक है, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ और है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इन पंक्तियों को पढ़ने से क्या मतलब है, ये तो भूल ही जाएंगे। तो भूलेंगे नहीं, जैसे बुक हम लोग पढ़ रहे हैं तो अगर आप लोगों के पास ये बुक होगी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की, तो उनमें ये पंक्तियाँ हैं, आप लोग वहाँ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर बुक है तो, या बुक नहीं है तो अगर इच्छा हो तो बुक ले लीजिएगा, ले लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। कम से कम एक बार आप लोग हाईलाइट कर लेंगे जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, तो आप लोग खुद से भी उस पुस्तक को बार बार रिपीट कर सकते हैं। एक बार क्लास अच्छे से कर लेने के बाद और बुक पढ़ लेने के बाद आप लोग का आधा समय बच जाता है। तो चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत उससे पीछे तक की पोथियों में चलती रही है। कहने का मतलब ये है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं, अपभ्रंश काल में जो पद हैं उस काव्य भाषा के जो अपने पुरानेपन के कारण होने के भाषा के कुछ अलग दिनों तक
आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि उस समय रचनाओं की भाषा में बहुत विविधता थी। एक ही समय जैसे विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में सरंगधर, अभ्रंश और खुसरो देश भाषा, खड़ी बोली जो हिंदी थी, का प्रयोग कर रहे थे। विद्यापति दोनों प्रकार की भाषाओं, अभ्रंश के रूप अवहट और देश भाषा शैली मैथिली, विद्यापति दोनों प्रकार की भाषाओं जैसे जिसमें अभ्रंश के रूप में जो अवहट था और देश भाषा में जो मैथिली थी का प्रयोग करते हैं। इनके समांतर ही कबीर की रचनाओं का आरंभिक दौर भी शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि भाषिक वैविध्य की स्थिति में अभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य जैसे विद्यापति के समय तक चलती रही है। ठीक है, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति, और आगे देखते हैं। और कुछ दोस्त ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ऐसे पढ़ने से कैसे होगा, तो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके थे कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है शुक्ल जी वाली, ये ऐसी इतनी आसान बुक नहीं है कि जो आप लोग एक बार में सीधे सीधे समझ सकते हैं। तो उसके लिए उस पुस्तक पे टाइम देने पड़ेगा, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को उस धीरे धीरे एक तरह से माइंड मैप जो होता है ना, उस तरह माइंड में बैठाना पड़ेगा कि इस प्रकरण में क्या है, इस प्रकरण में क्या है, कौन सा महत्वपूर्ण पंक्ति है, कौन सी चीज़ें छोड़ने लायक है, कौन से एग्जाम में आने लायक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उस समय की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा है। अब देखिए ये देसी भाषा किसने कहा है, तो सीधे सीधे हो जाएगा विद्यापति ने। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है। अब यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किसकी प्रेरणा से की है, तो विद्यापति की जो देसी भाषा थी उससे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उस समय की बोलचाल की भाषा के दो रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं। इस पर ऊपर भी बात हो चुकी है कि प्रकृति की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त। अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्रकृति की रूढ़ियों से मुक्त है। देश भाषा की अन्य रचनाओं पर प्रकृति की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट आदिकाल की दो मूल विशेषताएं निम्नलिखित है। जो शुक्ल जी दो मूल विशेषताएं मानते हैं आदिकाल की, आइए उन पर बात कर लेते हैं। अनिर्दिष्ट लोक प्रकृति, मतलब आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो संदिग्ध है, कुछ असंदिग्ध है, जैसे उसमें कुछ तो असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अभ्रंश अर्थात प्रकृति भाष हिंदी है। अब ये लाइन आपका सीधे सीधे उठा कर दे देगा यहाँ से कि साहित्यिक सामग्री प्राप्त है इस काल में, मतलब जो आदिकाल है में साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अभ्रंश अर्थात प्रकृत भाषा हिंदी है। ये पंक्ति किसकी है ऐसे पूछ सकता है, वहाँ पे 4 राइटरों का नाम दे सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह से यहाँ पे हम लोग का प्रकरण फर्स्ट समाप्त होता है। ठीक है, छोटा सा था प्रकरण। आप लोग चाहें तो आप लोग के पास पुस्तक होगी तो आप लोग पढ़ सकते हैं, 2 पेज की है ही, उसी में से ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ निकाल कर हमने एक नोट्स आप लोग के सामने तैयार किया था। और हम लोग जैसा कि आप लोग को बताए थे कि हम लोग रेगुलर बेस पे इसका क्लास लेते रहेंगे, जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उनको निकालेंगे। और इसमें से अब देखिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़ना क्यों ज़रूरी है हम लोगों का पेपर के लिए। जो तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे हैं इन बात को, जो 1-2 बार पेपर दे चुके हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये जो पंक्ति है, अभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काल भाषा के काव्य भाषा के जो अपने पुराने परम के कारण बोलने की भाषा में कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही है। ये अब जो पॉइंट है ये आपका
2019 में ये पंक्ति आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो जैसे क्वेश्चन आ चुका है जिस प्रकरण से, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा वहाँ से निकाल के इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अच्छे से कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो की PDF भी चाहिए आप लोगों को तो आप लोग भी बताइएगा, इसके लिए भी समाधान खोजा जाएगा जिससे कि ये वीडियो आप लोगों तक PDF इसका पहुंच पाए, ताकि आप लोग इसका जो ये नोट्स है इसको आप लोग बार बार रिवाइज कर सकें। साथ में अगर बुक लिए हैं तो और अच्छी है, बुक में आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, और भी बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग और हम मिल के इस चीज़ को पढ़ते रहें। जैसे ये जो क्वेश्चन आया था 2019 में, इसी की जो बात कर रहे हैं, ये जो पंक्ति है भ्रंश वाली, तो ये पंक्ति दे के और दे दिया था क्या कि उपयुक्त कथन किसका है। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखे हैं उससे आप लोग को बता रहे हैं कि उपयुक्त कथन किसका है, और वहाँ पे 4 नाम दे दिया था। पहला नाम था राहुल सांकृत्यायन, A नंबर पे, B नंबर पे थे आपके रामचंद्र शुक्ल, C थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और D पे नामवर सिंह। अब ये हम लोग पंक्ति अगर अभी पढ़े हैं, इसको बार बार 1-2 बार और पढ़ लेंगे तो ध्यान पे आ जाएगा कि ये पंक्ति किसकी थी, रामचंद्र शुक्ल की बुक से जो नोट्स बनाए थे उसकी थी। तो हम लोग वहाँ पे कटाक्ष लगा देंगे रामचंद्र शुक्ल। अब ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पंक्ति दे रहा है और पूछ दे और वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी का नाम दे दे तो उसी को खट से मार दे। आजकल थोड़ा सा नज़रिया अब चेंज हो गया है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो किसी दूसरे की पंक्ति देते हैं ताकि आप भटके रहें और ज़्यादातर आपका माइंडसेट रामचंद्र शुक्ल जी के नोट्स पे चला जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम लोग को ध्यान रखेंगे। अगर पढ़ेंगे भी तो भी वहाँ पे पहचान पाएंगे कि ये उनकी है या नहीं है। नहीं पढ़ रहे हैं तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, अब आज की क्लास में हम लोगों ने सामान्य परिचय देखा। अब नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट प्रकरण होगा उसमें हम लोग अपभ्रंश काव्य से नोट्स तैयार करेंगे और फिर इस पर हम लोग आप लोग से रूबरू होंगे, मिलेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए ताकि हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करके एक समय, निर्धारित समय में इसका पूरा क्लास समाप्त कर सकें, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के नोट्स का। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।